नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के और 1 इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले हम इशू डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, पुलिस रिफॉर्म्स से संबंधित। दूसरे नंबर पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे दिल्ली के लेम डक असेंबली से संबंधित, और तीसरे नंबर पे हम स्मार्ट सिटी मिशन से संबंधित इशू को डिस्कस करेंगे। परसों का एक आर्टिकल जिसमें से हमें 3-4 पॉइंट डिस्कस करने थे टेररिज्म की डेफिनेशन से संबंधित, वो हमारा छूटा हुआ है, मुझे पता है। वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। सैटरडे को वैसे भी कम आर्टिकल्स होते हैं डिस्कस करने लायक, तो अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिल्ली की लेम डक असेंबली से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस आर्टिकल की हम डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले आप इस लेम डक वर्ड का मतलब बता दीजिए। लेम डक वर्ड को हिंदी में कहते हैं लंगड़ा बतख, मतलब वो बतख जो चल नहीं सकती, निसहाय है, डिफेंसलेस है। और पॉलिटी के संदर्भ में बात करें तो आपने लक्ष्मीकांत में लेम डक सेशन के बारे में पढ़ा होगा। लेम डक सेशन कौन सा होता है, मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे और मई में रिजल्ट आया। अगर देखो एग्जाम्पल के तौर पर 10 मई को रिजल्ट आ चुका है लोकसभा के जनरल इलेक्शंस का, लेकिन रिजल्ट आने के बाद 12 मई को पिछली जो लोकसभा थी 16वीं लोकसभा, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंतिम बार मिलते हैं। अभी देखो रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन 17वीं जो लोकसभा है उनके मेंबर्स ने अभी शपथ नहीं ली है। 17वीं लोकसभा का पहला सेशन ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, बस रिजल्ट आया है। ऐसी सिचुएशन में जब पिछली लोकसभा का सेशन ऑर्गेनाइज होता है ना, उसे कह दिया जाता है लेम डक सेशन। क्योंकि देखो पता है ये लोकसभा तो अब जल्द ही भंग होने वाली है, इसलिए सेशन भी अगर ऑर्गेनाइज होता है तो ज़्यादा कुछ उस सेशन में होता नहीं है, क्योंकि सबको पता होता है कि ये लोकसभा अब भंग होने वाली है, नई लोकसभा गठित होगी, नए मेंबर्स भी चुने जा चुके हैं और उनका पहला सेशन जल्द ही ऑर्गेनाइज होगा। तो उस सेशन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इनइफेक्टिव सा वो सेशन होता है। तो यहीं से आप रिलेट कीजिए लेम डक असेंबली को, मतलब एक ऐसी असेंबली जो निसहाय है, जो डिफेंसलेस है, जो इनइफेक्टिव है। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली की जो असेंबली है वो निसहाय हो गई। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। ऐसा देखो ये हुआ है, कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली से संबंधित एक बिल पास हुआ था, एक एक्ट बना था जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। इस एक्ट के प्रोविजंस के बारे में हमने डिस्कस किया था 20 मार्च 2021 की वीडियो में। डिटेल से हमने ये इशू डिस्कस किया था। आपको रिवाइज करना है तो 20 मार्च 2021 की एडिटोरियल की वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हो। आज का जो आर्टिकल फोकस करता है वो देखो इस एक्ट के सेकंड पॉइंट पे फोकस करता है। ये जो पॉइंट है ना, एक्ट में प्रोविजन ये किया गया है कि दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली की कोई कमेटी दिल्ली के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी रूल नहीं बनाएगी। मैं फिर से बोलता हूं, एक्ट में एक बात ये कही गई है, दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की कोई कमेटी दिल्ली के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी रूल नहीं बनाएगी। इस पॉइंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है राइटर के द्वारा इस आर्टिकल में। सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये किया जाता है, राइटर कहते हैं कि भैया किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का काम ही ये होता है एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछना, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। लेकिन देखो जब दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित रूल नहीं बना पाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं गठित कर पाएगी, तो फंक्शनल जो इंडिपेंडेंस है दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली की वो तो चली गई ना। तो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हो गई, लेम डक, इनइफेक्टिव हो गई। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो 1992 में जब ये एक्ट बना था ना, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट, तब दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली को फंक्शनल इंडिपेंडेंस दी गई थी।
दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर दी गई थी कि वो अपना जो प्रोसीजर है वो खुद से रेगुलेट कर सकती हैं और असेंबली का बिजनेस कैसे कंडक्ट करना है उससे संबंधित रूल्स भी बना सकती हैं। हाँ देखो, कुछ एक्सेप्शंस जरूर थी, लिमिटेड एक्सेप्शंस थी, जैसे फाइनेंशियल मैटर्स से संबंधित और एलजी के द्वारा जो डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल की जाती हैं उसकी स्क्रूटिनी भी नहीं की जा सकती थी असेंबली के द्वारा। लेकिन अब तो नया जो एक्ट पास हुआ है, नया जो एक्ट बना है मार्च में, उसने तो असेंबली की ऑलमोस्ट सारी ही पावर्स छीन ली हैं। राइटर कहते हैं जब देखो लेजिस्लेटिव असेंबली डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित रूल्स नहीं बना पाएगी तो फिर जो विधायक चुने गए हैं वो कैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता की आवाज़ उठा पाएंगे, कैसे वो दिल्ली की गवर्नेंस संबंधित मामलों में सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पाएंगे। फिर तो जनता ने जो एमएलए चुने हैं दिल्ली में उसका फ़ायदा ही क्या, जब इतना इनइफेक्टिव है दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली। इवन देखो इससे भी ज़्यादा रूल ये भी कहता है कि जो कमेटीज़ होती हैं दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली की, जो कमेटीज़ हैं वो भी कोई रूल नहीं बना पाएंगी, जबकि कमेटीज़ में तो सभी पार्टीज़ के मेंबर होते हैं। कैमरे से हट के कमेटी काम करती है, मतलब यूजली सामान्यतः पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखने को मिलती कमेटीज़ में। कमेटीज़ रिकॉर्ड को एग्जामिन करती हैं, अच्छे अच्छे सजेशंस देती हैं। ये कमेटीज़ रेलेवेंट इश्यूज़ पर अपनी रिपोर्ट्स देती हैं। एक प्रकार से यूँ कह सकते हो आप, लेजिस्लेटिव असेंबली की आंख और कान का काम करती हैं ये कमेटीज़। लेकिन अब इन कमेटीज़ को भी रोक दिया गया है कि कोई भी इंक्वायरी नहीं की जा सकती एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस से संबंधित इन कमेटीज़ के द्वारा। इसलिए इन रूल्स की वजह से, यानी जो नया एक्ट बना है, इस एक्ट में रोका गया है असेंबली को और असेंबली की कमेटीज़ को कि आप डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित रूल नहीं बना सकते, इंक्वायरी नहीं करवा सकते। तो इससे दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कामकाज है वो प्रभावित होगा। इफेक्टिव ढंग से दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली और इसकी कमेटीज़ काम नहीं कर पाएंगी। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया, चलते हैं आगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पुलिस रिफॉर्म्स से संबंधित है। कैसे पुलिस जनता को बेटर ढंग से सर्व कर सकती है, इस इशू पर फोकस करता है ये आर्टिकल। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पुलिस का मेन काम क्या होता है, क्राइम को डिटेक्ट करना, क्राइम को प्रिवेंट करना और अगर क्राइम हो जाता है तो उसकी जांच करना और अपराधियों को सज़ा दिलवाना। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये सब मेन काम है पुलिस का। बट देखो इसके अलावा भी रोज़मर्रा के बहुत सारे काम होते हैं पुलिस को। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर क्रिमिनल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, ऐसे ऑफेंस जो ज़्यादा सीरियस नेचर के नहीं होते और इन ऑफेंसेस में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को वारंट की आवश्यकता होती है। तो ऐसे केसेस में एफआईआर, कंप्लेंट्स की कॉपी प्रोवाइड करना, फाइनल रिपोर्ट देना। नेक्स्ट पॉइंट, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स के ओपन होने से पहले उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना। जैसे देखो कोई रेस्टोरेंट या फिर ईटिंग हाउस है, उसको ओपन करना है, सिनेमा हॉल को ओपन करना है, बार को ओपन करना है, तो इससे पहले पुलिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। इसके अलावा आपको मेला ऑर्गेनाइज करना है, सर्कस लगवानी है, कोई एग्जीबिशन लगवाना है, तो भी पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है। आपका सिलेक्शन जब होगा सिविल सर्विसेज में तो ज्वाइनिंग से पहले भी आपको पुलिस से वेरिफिकेशन करवानी होती है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के समय भी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। इसके अलावा कोई वेपन, एमनीशन या फिर एक्सप्लोसिव को परचेज़ करना है, बेचना है, ट्रांसफ़र करना है, तो उससे पहले भी पुलिस की परमिशन लेनी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। ये तो हमने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने 2017 में इस प्रकार के 45 टास्क को आइडेंटिफाई किया था जिनमें पुलिस की परमिशन या फिर यूँ कहें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पुलिस से लेना होता है। इससे देखो पुलिस के कामकाज पर बर्डन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और चूंकि देखो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो पुलिस वाले पैसे भी मांग लेते हैं। आपकी कोई जॉब लगी होगी पास्ट में तो हो सकता है आपसे भी पुलिस ने
ज्वाइनिंग से पहले पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पे 500 या फिर 1000 रुपये मांगे हों। सब जगह नहीं होता, कई कई केसेस ऐसा सुनने को मिलते हैं। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट एंगल तो इसमें जनता का है। जनता जिनको पुलिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है इस प्रकार के 45 टास्क में, उनको बहुत बार हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, पैसे मांगे जाते हैं और डिले भी होता है। मतलब देखो किसी को रेस्टोरेंट ओपन करना है, सिर्फ पुलिस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दे रही है इसलिए उसका काम रुका हुआ है 1 महीने से। और देखो जब पुलिस इस प्रकार से इनएफिशिएंटली काम करती है, पुलिस पे बर्डन इंक्रीज होता है, करप्शन इंक्रीज होता है, तो देश का पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना उस पर बर्डन पड़ जाता है। यानी जो इंपॉर्टेंट मामले हैं ना कोर्ट में, क्योंकि पुलिस इनएफिशिएंट है, वो बाकी इंपॉर्टेंट मामलों पर ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती, तो कोर्ट में उन इंपॉर्टेंट मामलों पर जल्दी से सुनवाई नहीं हो पाती, जल्दी से फैसला नहीं हो पाता। इसलिए देश की इकोनॉमी को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे देखो क्रिमिनल, लेबर और सिविल डिस्प्यूट मामलों में जब सेटलमेंट में डिले होता है ना तो कंपनीज को भारी नुकसान चुकाना पड़ता है। और ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से फॉरेन कंपनीज इंडिया में आना नहीं चाहती। उनको लगता है कि कल को कोई डिस्प्यूट हो गया ना तो इंडिया की जो कोर्ट्स हैं वो बहुत इनएफिशिएंट हैं। कई कंपनीज इस शर्त पर आती हैं कि सरकार के साथ कोई विवाद हो गया तो हम इंडिया की कोर्ट्स में नहीं सुलझाएंगे, हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन करवाएंगे, जो यूएन के ट्रिब्यूनल या फिर प्राइवेट जो आर्बिट्रेशन कोर्ट्स होती हैं वहाँ पे हम मामले को, डिस्प्यूट को सुलझाएंगे, इंडिया की कोर्ट्स में नहीं सुलझाएंगे। कई बार तो इन्वेस्टमेंट इस शर्त पे आती हैं। और क्राइम भी इंक्रीज हो जाता है जब पुलिस इस प्रकार से इनएफिशिएंटली काम करती है। 2019 में देश में एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार 25,023 केसेस महिलाओं पर असोल्ट के, 11,966 रेप केसेस और दहेज रिलेटेड डेथ्स के 4,197 केसेस। ये देखो पेंडिंग है, मतलब ट्रायल पेंडिंग है पिछले 5 से 10 सालों से। ये रिपोर्ट 2019 की है। तो पॉइंट देखो ये है, इन रूटीन के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की वजह से ना सिर्फ पुलिस पर बर्डन इंक्रीज होता है, करप्शन इंक्रीज होता है, जनता को हरासमेंट का काफ़ी बार सामना करना पड़ता है और इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचता है, पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो फिर किया क्या जाए? क्वेश्चन तो यही है ना कि क्या किया जाए। इसका आंसर है ई गवर्नेंस। आप इन सारी सर्विसेज को ऑनलाइन कर दो। कुछ स्टेट्स की पुलिस ने प्रयास किए हैं, यहाँ पे कुछ डेटा भी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में आई थी। कुछ राज्य जैसे पंजाब, हिमाचल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों की पुलिस ने इन सर्विसेज को ऑनलाइन प्रोवाइड करने के लिए अच्छा प्रयास किया है, लेकिन सारी की सारी सर्विसेज तो ऑनलाइन अभी भी नहीं हुई हैं। जबकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे पोर्टल बना तो दिए गए हैं लेकिन पोर्टल पे कोई रिप्लाई नहीं आता, कुछ भी, मतलब नाम का पोर्टल है, उससे कुछ भी नहीं होता, जाना पड़ता है औपचारिक रूप से, और वो भी कुछ ही सर्विसेज के लिए पोर्टल बनाए गए हैं। तो आर्टिकल में राइटर ये सजेस्ट करते हैं आप इन सभी सर्विसेज को ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाने की व्यवस्था कीजिए। इससे बहुत फ़ायदा होगा, पुलिस का टाइम बचेगा, जनता का टाइम बचेगा, करप्शन भी कम होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। अगर किसी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, बहुत बार देखो ऐसा होता है ज्वाइनिंग से पहले पुलिस तंग करती है कि नहीं हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तो कम से कम ट्रांसपेरेंसी तो रहेगी ना कि क्यों रोका गया है, मतलब क्या कारण है आपने कि कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। राइटर कहते हैं ऑलरेडी देखो इनफ एविडेंस मौजूद हैं जिनसे पता लगता है जिन सर्विसेज को ऑनलाइन किया गया है ना, जैसे लाइसेंस अप्लाई करना ऑनलाइन, पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना, जितनी भी ये सर्विसेज हैं जिनको आज के समय में हम ऑनलाइन अवेल करते हैं, इनसे बहुत फ़ायदा हुआ है, सबको फ़ायदा हुआ है। तो क्यों ना ये 45 जो टास्क है जिनको पुलिस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती हैं, इन सबको ऑनलाइन कर दिया जाए एक ही पोर्टल की सहायता से। और वो पोर्टल सिर्फ हिंदी इंग्लिश में नहीं होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में भी होना चाहिए ताकि आम आदमी भी आसानी से इन सर्विसेज को अवेल कर सके। और देखो ऐसा करना मुश्किल भी नहीं है। अब तो देखो गवर्नमेंट के बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो पूरी तरह से डिजिटलाइज हो गए हैं, इंडिया आईटी पावर है, तो इस प्रकार के पोर्टल बनवाना सरकार के लिए बहुत आसान बात है। और पुलिस ऑफिसर्स भी आज के समय में टेक्नोलॉजी फ्रेंडली आ रहे हैं। जैसे देखो पुणे पुलिस कमिश्नरेट में
एक एडिशनल कमिश्नर थे जो कि बीट्स प्लानिंग के पास आउट हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया टेक्नोलॉजी फॉर सिटीजन्स। तो इसी प्रकार से एग्जाम्पल देते हुए राइटर कहते हैं बहुत सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो तो देखो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का साथ लिया जाता है सिटीजन्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। कंक्लूजन में ये कहा जाता है इससे ना सिर्फ सिटीजन्स को फ़ायदा होगा जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, बल्कि देश को भी इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली फ़ायदा होगा अगर इस प्रकार से ऑनलाइन सर्विसेज पुलिस के द्वारा जनता को प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्मार्ट सिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। हाल ही में क्या हुआ, 6 साल पूरे हो गए स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और सबसे लास्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इन 3 स्कीम्स को लॉन्च हुए, इन 3 मिशंस को लॉन्च हुए, 6 साल पूरे हो गए और इस उपलक्ष्य में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने एक ऑनलाइन इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। तो राइटर इस मौके पर स्मार्ट सिटी मिशन के कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं और ये डिस्कस करते हैं इसमें कमियां क्या हैं। देखो वैसे स्मार्ट सिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है स्मार्ट सिटी की। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिलती है। लेकिन जब भी हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं ना, तो जहन में ये सारी चीज़ें आती हैं कि स्मार्ट सिटी मतलब ऐसी सिटी जहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, हर जगह सेंसर लगे होंगे, घर जो हैं वो स्मार्ट होंगे, हाई लेवल की कनेक्टिविटी होगी, कई एजेंसीज के द्वारा सारा डेटा इकट्ठा किया जाता होगा और स्मार्टली सारी इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचती होगी। ये सारे कॉमन फीचर्स हैं स्मार्ट सिटी के। मतलब जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें अगर स्मार्ट सिटी की बात आए तो कम से कम इन सब फीचर्स के साथ अगर कोई सिटी है तो उसे स्मार्ट सिटी कह दिया जाता है। सरकार ने ये मिशन लॉन्च किया था स्मार्ट सिटी वाला 2015 में। तब सरकार ने ये बोला था स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च करने का मकसद ये है सिटी फंक्शंस को इंटीग्रेट करना। जो कम रिसोर्सेज हैं सिटी में, रिसोर्सेज की कमी है तो इसलिए रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना और जनता के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, ये सब मकसद हैं, ऑब्जेक्टिव हैं स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च करने के। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, 4 पिलर्स पर टिकी हुई थी: सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार ने कहा था हम हमारे देश में 100 स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप करेंगे। देखो इंडियन सिटीज़ में आमतौर पर दिखते ये हैं, हमारे देश की सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रॉपर पानी की सप्लाई नहीं होती, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होता, सीवरेज की व्यवस्था नहीं होती, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स नहीं होते, पोल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और अब तो क्लाइमेट चेंज भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इसकी वजह से फ्लड्स वगैरह भी काफ़ी देखने को मिलती हैं हमारे देश की सिटीज़ में। प्लानिंग के साथ सिटीज़ डेवलप नहीं हुई है, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, वेस्ट मटेरियल से वैल्यूएबल मटेरियल की रिकवरी ना कर पाना, ये सब प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश की सिटीज़ की। क्वेश्चन ये उठता है क्या स्मार्ट सिटी मिशन इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाया है? देखो ग्राउंड लेवल पर इतना तो बदलाव नहीं आया है। हाँ इतना ज़रूर है कि बिल्कुल 6 सालों में सभी सिटीज़ की जो 100 स्मार्ट सिटीज़ सेलेक्ट की गई हैं उनकी पूरी तरह से तस्वीर बदलना इतना आसान नहीं है, वक्त लगेगा स्मार्ट सिटीज़ डेवलप करने में। अगर बात करें कि कोविड-19 की महामारी के दौरान ये स्मार्ट सिटीज़ कैसे काम आई हैं, देखो कई जगह तो बिल्कुल स्मार्ट सिटी कुछ काम ही नहीं आई। जैसे दिल्ली में इतनी बेड की कमी देखने को मिली, सरकार कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही थी कहाँ पे कितने बेड अवेलेबल हैं, कोई इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर खास देखने को नहीं मिला दिल्ली में। जबकि बेंगलोर में सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी। बेंगलोर में स्मार्ट सिटी के लिए जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस्टेब्लिश किया गया था वो यूटिलाइज किया गया कोविड क्राइसिस को टैकल करने के लिए। तो मिला जुला इम्पैक्ट देखने को मिला स्मार्ट सिटीज़ का। कहीं कहीं स्मार्ट सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से यूटिलाइज किया गया कोविड-19 की महामारी से निपटने में, और कहीं कहीं बिल्कुल ही ये जो स्मार्ट सिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना था वो कोई काम नहीं आया। लास्ट में राइटर अपने हिसाब से स्मार्ट सिटीज़ की
फीचर्स बताते हैं। वो कहते हैं स्मार्ट सिटी देखो ऐसी सिटी होनी चाहिए जहाँ पे लोगों के मिलने के लिए प्लेस हो, जहाँ पे लोग आपस में मिलजुल के टाइम स्पेंड कर सकें, लोगों के चलने के लिए स्पेस हो, बाइक के चलने के लिए स्पेस हो। अभी तो देखो ज़्यादातर जो स्पेस है शहरों में, आपको भी पता है, गाड़ियों के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। गलियों में चला भी नहीं जाता, मतलब इस साइड भी कार पार्क कर दी जाती है, इस साइड भी कार पार्क कर दी जाती है। पैदल चलने के लिए तो स्पेस बिल्कुल बचता ही नहीं। ऑलमोस्ट सभी शहरों की, बड़े शहरों की हमारे देश में यही दिखते हैं। तो राइटर कहते हैं स्मार्ट सिटीज़ देखो ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे पैदल चलने वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए एज कंपेरिजन टू मोटर से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं। स्मार्ट सिटीज़ वो होनी चाहिए जहाँ पे नए अर्बन गार्डन और वाटर बॉडीज़ डेवलप की जाएं और हर एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से पहले एक क्लाइमेट चेंज ऑडिट किया जाए, क्या इससे क्लाइमेट चेंज पर असर पड़ेगा। ऐसी होनी चाहिए स्मार्ट सिटीज़ जहाँ पे फ्लड कम से कम आए, ज़्यादा पानी को बचाया जाए ताकि उस बचाए गए पानी को, जैसे रेन हार्वेस्टिंग है, उस बचाए गए पानी को यूटिलाइज किया जाए। सिटीज़ को ऐसे प्लान किया जाए जहाँ पे पीक टेम्परेचर कम हो। अभी तो देखो पूरा कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है और शहरों में गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही होती है, तो सिटीज़ को ऐसे नहीं डेवलप किया जाए। स्मार्ट सिटीज़ वो सिटी होनी चाहिए जहाँ पे पीक टेम्परेचर कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेलेबल रोड स्पेस हैं वो साइकिल्स के लिए एलोकेट किया जाए। देखो अगर कोई साइकिल से यात्रा करता है तो एक्सीडेंट का खतरा कम होता है, एमिशन कम होता है, एक्सरसाइज ज़्यादा होती है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अगर कोई साइकिल से ट्रैवल करता है। अब यूरोप के काफ़ी सारे शहरों को आपने देखा होगा कि जो शहरों का मेन कोर रीजन होता है ना, वहाँ पे तो इन गाड़ियों को बैन कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ साइकिल चलेंगी वहाँ पे, इसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। ये व्यवस्था यूरोप के काफ़ी सारे शहरों में की गई है। तो अब समय आ गया है कि इंडिया के भी बड़े शहरों में कुछ रीजन्स में ऐसी व्यवस्था की जाए कि सिर्फ और सिर्फ साइकिल से आप शहर के इस हिस्से में यात्रा कर सकते हो, इसके अलावा किसी दूसरे व्हीकल से आप यात्रा नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप अच्छा कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, आप सेंसर्स डिप्लॉय तो कीजिए, लेकिन एयर की क्वालिटी को पता लगाने के लिए, नॉइज़ की क्वालिटी को पता लगाने के लिए, वाटर पोल्यूशन पता लगाने के लिए, इन सब के लिए आप सिटी के अलग अलग लोकेशंस पे सेंसर डिप्लॉय कीजिए। सिटीजन्स को सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कीजिए, जो हमने पिछला आर्टिकल भी डिस्कस किया पुलिस से संबंधित। और सिटीजन्स तक देखो सारी जो गवर्नेंस संबंधित इंफॉर्मेशन है वो आसानी से पहुंचनी चाहिए। कोविड-19 की महामारी के दौरान हमने महसूस किया कि इंफॉर्मेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर हेल्थ संबंधित इंफॉर्मेशन या फिर दूसरी इंफॉर्मेशन सिटीजन तक सही ढंग से पहुंचती है तो फिर गवर्नेंस में बहुत आसानी होती है। खास करके कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि सिटीजन्स को अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर इस महामारी पर काबू पाना है। तो स्मार्ट सिटी में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सिटीजन्स तक सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल आसानी से पहुंचे, चाहे वो पोल्यूशन संबंधित इंफॉर्मेशन हो, रेनफॉल संबंधित इंफॉर्मेशन हो, ट्रैफिक संबंधित इंफॉर्मेशन हो, हॉस्पिटल बेड संबंधित इंफॉर्मेशन हो, वेदर संबंधित इंफॉर्मेशन हो, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सिटीजन्स तक आसानी से पहुंचे। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए स्मार्ट सिटी में, ऐसी होनी चाहिए स्मार्ट सिटी। तो ये सारे फीचर्स राइटर बताते हैं कि भैया मेरे हिसाब से तो स्मार्ट सिटी वो सिटी होगी जिसमें ये सारे फीचर्स होंगे। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर ये कहते हैं, देखो बस एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि सभी सेक्शंस को साथ लेके चलना है। सिटी में जो भी सेक्शंस रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं, सबको साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कि स्मार्ट सिटी का जो फ़ायदा है वो सिर्फ उन लोगों को हो पा रहा है जो डिजिटली एम्पावर्ड हैं, जिनको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आती है, बाकी जो लोग हैं वो वंचित रह गए हैं स्मार्ट सिटी के लाभ से। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया स्मार्ट सिटी से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।